हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर 10 के दम में आपका स्वागत है। देखिए 10 के दम का प्रश्न है आज, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है या फिर तारा से जो ऊर्जा निकलती है उसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन उसका प्रमुख स्रोत है। देखिए एक होता है नाभिकीय विखंडन, दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक न्यूट्रॉन मिलके, दो या दो से अधिक नाभिक, छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन मतलब जुड़ना। और नाभिकीय विखंडन में एक बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है, जिससे कि अन्य नाभिक का निर्माण होता है, छोटे छोटे नाभिक का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया दो तरह की होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक अनियंत्रित और दूसरा नियंत्रित। ठीक है, अब देखिए पॉइंट में समझते हैं सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसमें किसमें होती है। एक होती है हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और सूर्य से जो रोशनी निकलती है उसका भी मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करती है। अच्छा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए 10 के पावर 8 केल्विन का ताप चाहिए। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए 10 के पावर 8 केल्विन का ताप चाहिए, तब जाके संलयन की अभिक्रिया शुरू होती है। सोचिए इतना ताप ना। अच्छा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन बम का निर्माण जो है 1952 में किया गया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण कब किया गया था, 1952 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट टेलर द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट टेलर द्वारा। कब, 1952 में। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब किया गया था, 1952 में। किसके द्वारा, रॉबर्ट टेलर द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट टेलर द्वारा। अच्छा, हाइड्रोजन बम से क्या होता है कि जिसमें जान है वह बेजान हो जाएगा, लेकिन जिसमें जान नहीं है वह जैसे का तैसे रहेगा। अर्थात जीव जंतु और मानव को यह नष्ट करता है, लेकिन घर को कोई प्रभावित नहीं करता है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के लिए कितना ताप की आवश्यकता है, 10 के पावर 8 केल्विन का। हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1952 ईस्वी में रॉबर्ट टेलर ने किए थे। क्या नाम है उनका, रॉबर्ट टेलर। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए, एक बार समझते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जब दो वस्तु के बीच आपस में बल लगे और दोनों में से एक पृथ्वी हो तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जब दो वस्तु में से एक कोई दूसरा वस्तु है, एक पृथ्वी हो, और दोनों के बीच जो बल लगेगा उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अच्छा, पृथ्वी के ये विषुवत रेखा है जो बीचों बीच काटती है, विषुवत रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। और जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जी का मान बढ़ता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। चौथा पॉइंट देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल को पहले समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें जब दो वस्तु में कोई बल लगे आपस में, जब दो वस्तु के बीच आपस में
जो चल पक हम देंगे नीचे जाएंगे। देखिए, जब दो वस्तु में से दोनों में से कोई पृथ्वी नहीं, जो वस्तु के बीच अगर कोई बल लगे उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और बल का मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल एफ, गुरुत्वाकर्षण बल एफ बराबर होता है जी इंटू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। क्या होता है? एफ बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, जब दो वस्तु के बीच बल लगे उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में एफ बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर जी इंटू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, जहां ई है पहली वस्तु का द्रव्यमान है, m2 है दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। और जी का जो मान है, जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का मान क्या होता है? 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट नाभिकीय विखंडन। आते हैं अब नाभिकीय विखंडन पर। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक बड़े से नाभिक पर न्यूट्रॉन के प्रहार से उसको तोड़ा जाता है, तो टूटता है कई छोटे छोटे नाभिक में, ठीक है, उसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन दो तरह का होता है, एक होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, दूसरा होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अच्छा समझिए, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रयोग कहां होता है? छठा पॉइंट, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रयोग, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रयोग कहां होता है? तो देखिए, एनरिको फर्मी का नाम सुने होंगे। एनरिको फर्मी, जो एनरिको फर्मी अमेरिका के थे। अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय शायद अमेरिका में है। एनरिको फर्मी शिकागो विश्वविद्यालय में सबसे पहले नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के प्रयोग करके 1942 ईस्वी में परमाणु भट्टी बनाते हैं, परमाणु रिएक्टर। प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन बनाए? एनरिको फर्मी। क्या नाम था? एनरिको फर्मी। प्रथम परमाणु भट्टी कौन बनाए जिससे नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं? एनरिको फर्मी। कब बनाए? 1942 में। तो परमाणु भट्टी जो होता है वह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कैसे होता है समझिए। एक बड़े से नाभिक पर न्यूट्रॉन का प्रहार करके इसको तोड़ा जाता है, तो ये तीन भाग में टूटता है, ठीक है। तो यहां पर और यहां पर कैडमियम का क्षर, सातवां पॉइंट, कैडमियम का क्षर, क्या कहते हैं इसको? कैडमियम या बोरॉन का क्षर, कैडमियम या बोरॉन का क्षर लगा के इन दोनों को कंट्रोल कर लिया जाता है, इसको सोख लेता है। कैडमियम या बोरॉन का क्षर लगा के इन दोनों को सोख लिया जाता है, तो बचता है फिर एक नाभिक, ठीक है। तो इन दोनों को कंट्रोल कर लिया गया, इसीलिए यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर कहेगा कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में कंट्रोलर के रूप में यानी इसको नियंत्रित करने के लिए किस चीज का क्षर का प्रयोग किया जाता है ना? तो किस चीज का? कैडमियम या बोरॉन के क्षर का प्रयोग किया जाता है। किसका क्षर का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन का। अच्छा, आठवां पॉइंट, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में ना, शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, शीतलक मतलब जिसे इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगा तब बहुत ज्यादा ताप उत्पन्न होगी, तो मशीन गर्म होगा। तो इसमें शीतलक या मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का या ग्रेफाइट का।
ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जब प्रयोग होता है भारी जल, इसको क्या कहते हैं, भारी जल। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का जब प्रयोग किया जाता है शीतलक या मंदक के रूप में, तब रिएक्टर को कहा जाता है स्विमिंग पूल रिएक्टर। क्या कहा जाता है, स्विमिंग पूल रिएक्टर। कब, जब शीतलक या मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। शीतलक या मंदक के रूप में जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ना, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, बताता ना जहां लिखल हो तो, हाँ हो गई। जब शीतलक या मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तब इसको पाइल रिएक्टर बोलते हैं। कैसा रिएक्टर बोलते हैं, पाइल रिएक्टर। अच्छा, एनरिको फर्मी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर 1942 ईस्वी में पहला परमाणु भट्टी का आविष्कार कौन किए थे, एनरिको फर्मी। पहला परमाणु भट्टी या परमाणु रिएक्टर का आविष्कार कौन किए, एनरिको फर्मी। अच्छा, कैडमियम या बोरॉन का क्षय जो होता है वह नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कौन कार्य करता है, तो कैडमियम या बोरॉन का क्षय। और नाभिकीय रिएक्टर में इसको शीतलक या मंदक के रूप में कौन कार्य करता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल या ग्रेफाइट। जब ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल रिएक्टर। और जब ग्रेफाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तब इसको पाइल रिएक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइल रिएक्टर। अच्छा, 9वां पॉइंट देखिए, परमाणु बम। परमाणु बम वो कौन सा था, हाइड्रोजन बम। ये कौन है, परमाणु बम। इसका आविष्कार 1942 से 45 के बीच ना अमेरिका में हुआ था ना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत, अमेरिका में एक जगह है मैनहट्टन ना, मैनहट्टन, उसी प्रोजेक्ट के तहत 1942 से 45 ईस्वी में परमाणु बम का आविष्कार हुआ ना। परमाणु बम का आविष्कार 42 से 45 में कहाँ हुआ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। अच्छा, परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे, परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे, तो परमाणु बम के आविष्कारक थे रॉबर्ट ओपेनहियर। ओपेनहियर, क्या नाम था, रॉबर्ट ओपेनहियर। परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे, रॉबर्ट ओपेनहियर। परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे, रॉबर्ट ओपेनहियर। किस प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का आविष्कार किया गया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत ना। कौन किया, रॉबर्ट ओपेनहियर के देख रेख में किया गया था। कहां हुआ था, अमेरिका में। जब परमाणु बम के बारे में जान लेते हैं कि पहला परमाणु बम और दूसरा परमाणु बम, आज तक 2 परमाणु बम छोड़ा गया है ना, और दोनों छोड़ा गया है जापान पर। दोनों कहां छोड़ा गया है, जापान पर। एक छोड़ा गया है लिटिल बोआ, और दूसरा का नाम था फैटमैन। 2 परमाणु बम छोड़ा गया, और पहला परमाणु बम जो छोड़ा गया था वह यूरेनियम 235 से बना था। पहला परमाणु बम किससे बना था, यूरेनियम 235 से। और दूसरा परमाणु जो बम जो गिराया गया था वह प्लूटोनियम 239 से बना हुआ था। ठीक है, प्लूटोनियम 239 से बना हुआ था। तो परमाणु बम 2 चीज से बनता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम का ये जो लिखल है परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है। 239 इसका परमाणु भार हुआ और 94 इसका परमाणु क्रमांक है। और यूरेनियम 235 में इसका परमाणु द्रव्यमान हुआ 235 और परमाणु क्रमांक हुआ 92। परमाणु क्रमांक क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन 1 पर है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 हुआ। इसी तरह से यूरेनियम 92 पर है तो इसका परमाणु क्रमांक यूरेनियम का 92 हुआ। अब परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वह होता है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। अब परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। परमाणु द्रव्यमान में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें 239 है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जोड़ा गया होगा। यही है केवल प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अब समझिए
जापान का पहला शहर जहां लिटिल बुआ छोड़ा गया उसका नाम था हिरोशिमा। ई छोड़ा गया था 6 अगस्त 1945 को। पहला परमाणु बम जापान पर लिटिल बुआ के नाम से छोड़ा गया, वह 6 अगस्त 1945 को छोड़ा गया। ये बना हुआ था किससे? यूरेनियम 235 से ना। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या 92, परमाणु द्रव्यमान 235। अच्छा देखिए, दूसरा जो जापान पर छोड़ा गया 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम छोड़ा गया जो था नागासाकी पर। नागासाकी पर छोड़ा गया था, ठीक है, जो जापान को तहस नहस करके छोड़ दिया दूसरे विश्व युद्ध में। अच्छा, 10वां पॉइंट समझिए। 10वां पॉइंट है मेरे दोस्तों, 10वां पॉइंट न्यूट्रॉन बम। अब आया है न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम इस सबसे भी, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे ज्यादा हानिकारक न्यूट्रॉन बम होगा और इसका आविष्कार अमेरिका में 1977 में किया गया है, न्यूट्रॉन बम, ठीक है। अब न्यूट्रॉन बम भी आ गया है। पहले परमाणु बम था जो हाइड्रोजन बम से कम खतरनाक था, तो परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम से ज्यादा खतरनाक न्यूट्रॉन बम, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद। अगर वीडियो मेरे दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।